पढ़ दो। इधर पिछले कुछ महीनों से जसपाल ने रेडियो पर गाने सुनने कम कर दिए थे और अपनी बालकनी में बैठकर हीर गानी शुरू कर दी थी। जसपाल की दिनचर्या में आए इस अंतर को कुछ दिन पड़ोसन मौसी समझ नहीं पाई, परंतु एक दिन उसके मन में संशय हुआ कि कहीं जसपाल मालती को सुनाने के लिए तो गाने नहीं गा रहा है। बस फिर क्या था, मौसी ने अपनी कल्पना में मालती और जसपाल के कई महल खड़े कर डाले और हर कल्पना में उसे मलिक की दुर्दशा ही दिखाई देती, जो कि उसे बहुत ही सुखद लगती। अब मौसी अवसर की तलाश में थी कि कब वह जसपाल से सामना करे और उससे उसके मन की बात उगलवाए। एक दिन अवसर मिल ही गया। जसपाल पानी भरने के लिए नीचे बाल्टी लेकर उतरा ही था कि मौसी ने देखा कि वहां पर जसपाल अकेला ही है, कोई दूसरा नहीं। बस फिर क्या था, मौसी तुरंत जसपाल के पास पहुंच गई। सुन जसपाल, आजकल तू बहुत हीर गाने लगा है। क्यों, कोई हीर का हिस्सा तेरे साथ भी हुआ है क्या? मौसी ने अपना पहला प्रश्न दागा। जसपाल मुस्कुरा दिया। नहीं मौसी, ऐसे ही आजकल मन कुछ बेचैन सा रहता है। हीर से दिल को थोड़ा चैन मिलता है। अरे पगले, हीर तो तेरे आंखों के आगे नित घूमती है, बस तू ही नहीं पहचानता। मौसी ने अपना अगला पैतरा चला। जसपाल समझ नहीं पाया। उसके चेहरे का भाव मौसी ने समझते हुए कहा, मेरे भोले, अपनी मालती की बात कर रही हूँ। जसपाल इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह भौचक्का सा रह गया कि मौसी उसके दिल की बात कैसे ताड़ गई। फिर साहस करके उसने कहा, पर मौसी, मालती तो शादीशुदा है। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? ऐसी शादी भी कोई शादी है? बेचारी दिन रात अपना समय उस बेकार के मर्द पर बर्बाद कर रही है। सुन जसपाल, तू ही हिम्मत कर, तू ही मुक्ति दिला उस गाय सी बच्ची को उस राक्षस से। कहते कहते मौसी का स्वर भर्रा गया। यह असली था या नकली, यह तो मौसी ही जानती थी। जसपाल कुछ भी नहीं बोल पाया, चुपचाप नल से बाल्टी भरता रहा और फिर ऊपर लौट गया। मौसी की बातों ने उसके अंदर तक झंझोड़ दिया था। क्या यह संभव है? मालती उसे अच्छी तो लगती थी, उसकी पीड़ा से उसके मन में टीस भी उठती थी, परंतु सदा ही वह अपने को मर्यादा को बंधन में बांधे रहता। अब मौसी ही उसे यह मर्यादा पार करने के लिए उकसा रही थी। क्या यह प्रेम उचित है एक विवाहिता के साथ? खैर, अब प्रेम के रोपित बीज को मौसी के परोक्ष आशीर्वाद और सहमति ने सींच तो दिया था। अब दिन रात जसपाल की आंखों में प्रेम के सपने ही नाचते, उठते बैठते सोते जागते मालती की ही सलोनी सूरत उसकी आंखों में रहती। इधर मालती को भी मौसी ने न जाने कौन सी और कैसी पट्टी पढ़ाई कि देखते देखते जसपाल के पराठे ठेकेदार की रसोई में पकने लगे। अब यह नया प्रेमी जोड़ा बस मलिक घर से निकलने की ताक में रहता। अड़ोसियों पड़ोसियों की सहमति तो उन्हें मिली हुई थी, विशेषकर जिनका वह दोनों आदर करते थे। बाकी के आहते लोगों के नीरस जीवन में एक नया मनोरंजन का साधन जुट गया था। विशेषता यह थी कि यह फिल्मी कहानी होकर भी पर्दे पर न थी, उनके जीवन का ही एक अंग थी। मालती भी अब कुछ अधिक ही प्रसन्न रहने लगी थी। वह अक्सर गुनगुनाती हुई शीशे में अपने को निहारती, संवारती। मालती को इस दशा में देखकर मौसी के सीने में ठंडक पड़ती और वह अपने भगवान को धन्यवाद देती। मलिक यह तो नहीं जान पाया कि क्या हो रहा है, परंतु मालती का फिर से खिला चेहरा, मालती में बढ़ता चुलबुलापन, बढ़ती प्रसन्नता और रसोई घर में घटता हुआ राशन उसकी दृष्टि से छिपा नहीं था। यह सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, यह तो मलिक समझ ही नहीं पा रहा था, परंतु उसे यह रास नहीं आ रहा था। मन में कई संशय उठते थे, परंतु उसको शांत करने के लिए स्वयं ही तर्क भी ढूंढ लेता। यह परेशानी उसे घून की तरह अंदर से खा रही थी। अभी तक तो वह यह मान चुका था कि मालती का सारा जीवन
उसके ऊपर निर्भर है। जब चाहे उसे रुला दे, जब चाहे उसे हंसा दे। वह मानता था कि मालती का होना केवल उसकी सुविधाओं के लिए है। मालती स्वयं अपने लिए नहीं जी सकती। उसका जीना मरना सब मलिक ठेकेदार की अनुमति और सहमति पर निर्भर करता है। फिर अब मालती ने यह क्या नया जीवन कहाँ से ढूंढ लिया? आजकल वह कैसे और क्यों गुनगुनाती है? यह सब बातें सोचकर मलिक खींच उठता। बिना बात के मालती पर बरसना तो उसका स्वयं प्रदत्त अधिकार तो था ही, परंतु अब कुछ अधिक ही हिंसक रूप लेने लगा था। मालती ने भी यह सब अनुभव किया था, किंतु अब उसमें सहने की क्षमता या यूं कहिए साहस बढ़ रहा था। मालती का यह नया विकसित होता हुआ चरित्र भी मलिक को कांटे की तरह कटकता। पिछले सप्ताह तो दोनों के झगड़े ने कई सीमाएं पार कर ली। हुआ यूं कि मलिक ठेकेदार सामान्य रूप से नशे में धुत होकर लौटा। बरामदे में पड़ी पानी की बाल्टी से ठोकर खाकर लगभग गिरते गिरते बचा। बस फिर क्या था, जोर जोर से मालती पर चीखने लगा। रात के लगभग 10 साढ़े 10 का समय था। मालती ने मलिक को धीरे से बोलने के लिए कहा, समझाने की चेष्टा की कि वह कम से कम पड़ोसियों की नींद तो खराब न करे। मलिक और भी आग बबूला हो गया। कहने लगा, गंवार औरत, तुझे घर बार कैसे संभाला जाता है उसकी तो तमीज नहीं है, पर पड़ोसियों की चिंता है। तेरे यार लगते हैं क्या? मालती भी यार का शब्द सुनते ही आपे से बाहर हो गई। मलिक की नशे की अवस्था और स्तर को भांपते हुए कुछ दूर खड़ी होकर मलिक से भी ऊंचे स्वर में बोली, दिन रात मरती हूँ तुम जैसे नशेड़ी को खुश रखने के लिए। अगर यार होते तो कब का तुम्हें छोड़कर भाग चुकी होती। यह तो मेरी किस्मत की खोटी है कि तुम्हारे से माथा बिड़ा है। अब तक अहाते के लोग अपने अपने कमरों से निकलकर आंगन में आ चुके थे। मालती की आवाज में यह नई कर्कशता से सभी विस्मित थे। मलिक भी एक क्षण को भौचक्का रह गया। पहले की तरह मालती को सिर झुकाकर रसोई में चला जाना चाहिए था। वह अचानक उसके सामने कैसे खड़ी होकर ऐसा लज्जाहीन उत्तर दे सकती है? इस बात से समझौता करना मलिक के अस्तित्व के बाहर था। अपने को संभालकर जैसे तैसे वह मालती पर लपका। उसके हाथ में मालती की साड़ी का पल्लू आ गया। मालती भी अपने को बचाने के लिए पीछे हुई। उसकी साड़ी खुलती चली गई। वह असहाय सी केवल पेटीकोट में पूरे अहाते के लोगों के सामने खड़ी रह गई। मालती की यह दशा देखकर मलिक का सीना गर्व से फूल गया। बोला, देखूं अब तुम्हें तेरा कौन सा यार बचाता है। सबके सामने नंगा करके तुझे घर से न निकाला दिया तो मेरा नाम भी मलिक नहीं। ठीक उसी समय जसपाल ने अपने काम से लौटते हुए अहाते में कदम रखा। पहले की बातें तो उसने नहीं सुनी थी, पर मालती की दुर्दशा उससे देखी नहीं गई। उसने आगे बढ़कर मालती को डांपने की चेष्टा की तो मलिक और भी आपे से बाहर हो गया। देखा, आखिर आ ही गया तेरा यार तुझे बचाने को। तुम क्या समझते हो कि तुझे मालूम नहीं क्या हो रहा है? जसपाल भी एक क्षण को ठिठका, फिर वह मलिक की ओर बढ़ा। मलिक ने जसपाल को अपनी तरफ बढ़ना आक्रमण समझा। पास ही पड़ी कुल्हाड़ी उठा ली, उसे हवा में लहराते हुए चीखा, हाँ आरामजादे, हाँ आरामजादे, आज तेरा ही काम कर ही दूं। अहाते के दर्शक एकदम सन्न से हो गए, मानो सकते की अवस्था में हो। भयभीत लोगों में से कोई भी इस झगड़े को समाप्त करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। अचानक ही यह झगड़ा, जो उनके मनोरंजन का साधन था, एक हिंसक रूप ले रहा था। इसके लिए कोई भी तैयार नहीं था, जसपाल भी नहीं। उसने कड़वा घूंट पिया और पीछे हटता हुआ सिर झुकाकर ऊपर सीढ़ियां चढ़ गया। ऊपर जाते हुए वह बुदबुदा रहा था, बदला तो अवश्य लूंगा, समय आने दो। इधर फिर से मालती को अकेला पा और अहाते के लोगों को भयभीत देख मलिक और भी दुस्साहसी बनते हुए मालती की तरफ लपका। मालती भी सख्ती की हालत में होने के कारण मलिक के हाथों की पर्दी में आ गई। जब
मालती ने अपनी गाल पर एक सनसनाता हुआ थप्पड़ महसूस किया तो वह सकते की हालत से निकली। उसने एक आहत सिंहनी की तरह लपक कर रसोई घर में घुसकर तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और खिड़की की सुरक्षित सलाखों के पीछे से अपने पूरे स्वर में चीखी, हरामजादे मलिक, अगर मैंने भी इन हाहाते के नामर्दों के सामने तुम्हें नंगा करके थप्पड़ नहीं मारा तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। कोमल मालती के मुख से ऐसी भाषा और चेतावनी की आशा न तो मलिक को थी और न ही अहाते के अन्य लोगों को। मलिक की मर्दानगी पर तो यह सीधा प्रहार था। इस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए यह उसकी समझ के बाहर था। मालती अब उसके हाथों से निकल चुकी थी। यह बात वह अब समझ गया था तो इससे पहले मालती और कुछ कहकर उसे अपमानित करे वह कमरे में घुसकर बिस्तर पर गिर गया। कुछ ही क्षणों में नशे ने फिर आ दबोचा और वह खराटे भरने लगा। अहाते के लोगों ने भी नाटक के इस दृश्य का पटापेक्ष समझ अपने अपने कमरों की राह ली। हाँ, उन सब के मनों में आत्मग्लानि अवश्य थी और मालती का उन्हें नपुंसक कहना उन्हें अंदर ही अंदर साल रहा था। वह जानते थे कि यह सच ही है। उस रात अहाते का कोई भी वयस्क व्यक्ति चैन की नींद नहीं सोया सिवाय मलिक के। अगले दिन फिर वही सुबह हुई। मलिक को कुछ याद नहीं था। रोज की तरह मालती ने बिना बोले नाश्ते में मलिक के सामने पराठा और आमलेट रख दिया और मलिक भी बिना बोले उसे खाकर काम पर चला गया। मालती जानती थी कि अभी अहाते की औरतों का उसके साथ सहानुभूति जताने के लिए तांता लगने वाला है और इसके लिए वह तैयार थी। वास्तव में वह प्रतीक्षा कर रही थी कि कब जसपाल अपने काम पर जाने के लिए जागे और वह उसे नाश्ता देने के बहाने उसके पास जाकर अपना दर्द बांटे। बाकी के सब लोग तो जनके हैं, कोई सहायता नहीं करेगा। रात की घटना ने यह प्रमाणित कर दिया था। यह घटना इस दंपति की आपसी लड़ाई को एक नए स्तर पर ले गई थी क्योंकि दोनों तरफ से ही अहाते के लोगों को पर दोषारोपण हुआ था। अहाते के बड़े बुजुर्गों ने समस्या को सुलझाने के लिए विचार विमर्श किया और उसे क्रियान्वित करने में जुट गए। मलिक को सोचते सोचते एक झपकी सी आ गई। न जाने उसके अवचेतन ने उसे कैसे झंझोड़ा कि वह एकदम झटके से उठकर बैठ गया। दीवार पर घड़ी में देखा 11 बज रहे थे। मालती का कहीं भी नामो निशान नहीं। कहीं मालती भाग तो नहीं गई? अचानक मलिक के मुंह से निकला और तुरंत ही उसने अपनी ही बातों को काट दिया। नहीं, उसमें ऐसा साहस कहाँ? मैं उसकी टांगे नहीं तोड़ दूंगा क्या? लेकिन फिर मालती है कहाँ? चिंता उसकी सहन शक्ति की सीमाएं लांघ रही थी। भूख भी उसे बुरी तरह से सता रही थी। मलिक ने सोचा कि उसे तैयार होकर शायद बाहर जाकर स्वयं देखना चाहिए कि मालती गई तो गई कहाँ और वह हलवाई की दुकान पर जाकर चाय नाश्ता भी कर आएगा। मलिक ने जैसे ही कपड़े बदलने के लिए कपड़ों की अलमारी खोली तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। मालती के सारे कपड़े गायब। एक ही छलांग में वह स्टोर रूम में पहुंचा तो देखा कि 2 बड़े सूटकेस भी नहीं थे। नीचे के ट्रंक को खोला तो गहने नहीं थे। अब तक मलिक दिल धड़कते हुए सीना फाड़कर बाहर आने को था। पसीने से तरबतर वह किसी तरह से बरामदे में आया। सामने बालकनी की दिशा में देखा जसपाल के कमरे का दरवाजा चौपट खुला है। कोई रेडियो की आवाज नहीं। लपकता हुआ मलिक ऊपर पहुंचा तो वहां पर भी वही दृश्य। सारा सामान बड़ी सफाई से गायब। मलिक को समझते देर नहीं लगी। किसी तरह से गिरता पड़ता नीचे बरामदे में आया। घुटनों में दम नहीं था। बरामदे के खंबे के सहारे पीठ लगाकर खड़ा खड़ा जोर से चिल्लाया, मालती, जसपाल। टांगों ने बिल्कुल जवाब दे दिया। सरकते हुए नीचे फर्श पर टांगे पसार कर बैठ गया। सिर यूं चक्कर खा रहा था कि मानो किसी ने भारी भरकम हाथ से थप्पड़ मारा हो। हाँ, मालती का थप्पड़। मलिक की
लुंगी खुल चुकी थी। वह नग्न अवस्था में निर्वाक बैठा था, सारे अहाते के लोगों के सामने। वही लोग जो उसके डर के मारे अंदर घुस जाते थे, आज उसे इस दयनीय हालत में देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। कल रात मलिक के सो जाने के तुरंत बाद ही पूरा आहत क्रियाशाली हो गया था। जसपाल भी समय से पहले घर लौट आया था और सामान बांधकर अपने कमरे में प्रतीक्षा कर रहा था। गाड़ी की टिकटें सामने वाले शर्मा जी आज दिन में ही ला चुके थे। पड़ोसियों ने भी शकुन के सभी साजो सामान तैयार कर लिए थे। पड़ोस के इंजीनियर लड़के अपने स्कूटर पर जाकर टांगा ले आए। मौसी ने पूरी रीति के साथ जसपाल और मालती की बलाएं उतारी और झोली में शगुन डाला। आहाते के सभी बुजुर्गों के पांव छू दोनों ने आशीर्वाद लिए। लड़कों ने सामान टांगे में रखा और हाथ लगा के टांगा यूं आगे बढ़ाया जैसे कि बहन की डोली विदा कर रहे हो। मौसी को लगा कि आज उसकी बेटी की डोली उठी है। उसी तरह वह प्रसन्न और उदास दोनों ही थी। सभी देर तक गेट पर टांगे के मोड़ पर ओझल हो जाने की और फिर नाटक के अंतिम दृश्य की प्रतीक्षा करते रहे, जिसका पटापेक्ष अब हो रहा था।